अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो मुआविन खसूसी वजीर आला सिंध हैं, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, मोहम्मद इकबाल सांद से, जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक मोमिना, आप कैसी हैं? ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो गया आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का से ताल्लुक़ रखने वाला घराना था। मेरे वालिद भी पीपल्स पार्टी के अहदेदार थे, तो उनको देखा देखी मुझे भी शौक लगा और मैं भी उनके साथ ज्वाइन कर गया और बहुत कम उम्र से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो भी अपने सर्विसेज वो देता रहा। तो ऑलमोस्ट आपने अभी तक आपको कितने साल हो गए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत, मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने बहुत छोटी उम्र में अब्बू के साथ पार्टी की एक्टिविटीज़ में शामिल होने शुरू हुआ। मेरे ख्याल गालिबन 12 साल मेरी उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त से अब्बू मुझे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, कभी भुट्टो साहब की बरसी पर लड़काना ले जाया करते थे, कभी किसी इलेक्शन में साथ ले गए, कभी किसी जुलूस में, रैली में नारे लगवा दिए। ये सारी चीज़ें चलती रहीं और आज आपके सामने हूँ। आप अपने इंट्रो दिया है आपने मेरा अभी। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। जी बिल्कुल लॉन्ग। तो इतनी मतलब तब कब से आप, मतलब 12 साल की उम्र से हैं इसमें, तब से लेकर अब तक आपकी आंखों ने बहुत कुछ देखा होगा। जी बिल्कुल। मतलब क्या कुछ देखा आपने इस पार्टी को परवान चढ़ते हुए? मोमिना, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी तवील हिस्ट्री है और इसी तरह पीपल्स पार्टी के हवाले से कराची की पॉलिटिक्स की भी एक बड़ी तवील और बड़ी खौफनाक किस्म की हिस्ट्री भी है, स्पेशली कराची की पॉलिटिक्स में। आप समझती हैं कि कराची में किस तरह का माहौल रहा है। 2016 के बाद कराची में कुछ सुकून और अमन का सांस लिया। जो मैंने अपने बड़ों से सुना कि 80s से पहले कराची बड़ा खुशगवार था, बड़ा लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। बिल्कुल, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता। आज भी पढ़े लिखे लोगों का शहर है, लेकिन कराची का चेहरा खराब किया गया। और 80s के बाद ग्रेजुअली जब यहाँ पर लसानी बुनियाद पर सियासत हुई तो इस शहर का माहौल थोड़ा खराब हुआ। अदरवाइज कराची बहुत अच्छा शहर है। और 2016 के बाद आप देखें, आज तक कोई हड़ताल नहीं हुई इतने अरसे में, 4-5 सालों में, और किसी किस्म का जलाओ घेराव या फिर गाड़ियों को आग लगाना और सियासी तौर पर लोगों को कत्ल कर दिया जाना, ये सब 4-5 सालों से अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनों का खून भी शामिल है, हमारे इदारों के, पुलिस के, रेंजर्स के, फौज के जवानों का खून भी शामिल है। नहीं तो उस वक्त ये अगर सब कुछ होता था तो आपको क्या लगता है, Who was the responsible? कौन करता था ये सब, या कौन करवाता था ये सब? बात ये है कि बात बड़ी तवील हो जाएगी। आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये शहर कराची पाकिस्तान की शेरक है और इस शेरक को काटने के लिए बड़ी कोशिशें होती रही मुख्तलिफ। देखें, उसूली तौर पर तो ये है कि अगर कराची मजबूत होगा तो सूबा सिंध मजबूत होगा और सूबा सिंध मजबूत और मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो जो लोग ये करते थे वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। और कराची में चूंकि आज आपका प्रोग्राम इस तरह का है कि हम किसी सियासी जमात पर ज्यादा तनकीद ना करें तो बेहतर है। तो कराची का जो माहौल रहा बड़ा कशीदा रहा, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा कशीदा रहा। हमने बड़े साथी अपने खोए हैं जिन्होंने हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, काम किए हैं। बहुत साथी हमने खोए, बड़ी तवील लिस्ट है। मुझे ये बताएं कि आपने बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ टाइम स्पेंड किया? देखिए, खुशकिस्मती से मैं कहूँ आपसे कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2007 में जब कराची आई थी तो मैं उस टीम का हिस्सा था जो जाना बेनजीर भुट्टो कहलाती थी और यूथ विंग कराची के सदर थे हमारे शहीद आमिर शाह साहब। मैं उनके साथ होता था। तो मुझे ये भी जो मैं ऑनर फील करता हूँ कि मैं वो जो धमाका हुआ, जो ट्रक के करीब लोग थे उनमें हम भी शामिल थे। और बेनजीर भुट्टो के साथ साथ जब धमाके के बाद, उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद थे। हमने लोगों की लाशें भी उठाए और धमाके के बाद जब बिलावल हाउस पहुंचे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहली फुर्सत में लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ, मेरे लोग ज्यादा शहीद तो नहीं हुए, मेरे लोग ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ क्या? चूंकि धमाके के बाद उनको निकाल कर ले जाया गया था वहां से। तो हमने देखा बड़ी फिक्रमंद थी और दूसरे दिन वो जिन्ना हॉस्पिटल गए तो उस वक्त भी हम साथ थे। तो बहुत करीब से देखा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, उनकी करिश्माती शख्सियत को बहुत करीब से देखा। तो ये वो मौका था कि जब उन्होंने अपने बीवी को बहुत करीब से देखा और ये फर्स्ट टाइम था 2007 के बाद। काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हुआ था कि हम बीवी को बहुत करीब से देखते। सही, क्योंकि ये आपकी फैमिली जो है सब थे उसमें, तो ऑब्वियसली आपको भी इसी में आना था। बीबी की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया याद है आपको शहीद बीबी का?
देखिए, दो चीज़ें, दो बातें ऐसी हुई हैं जो मेरे सामने हुई हैं। एक तो ये कि जब 18 अक्टूबर का धमाका हुआ और जो कारकुनान बीबी की गाड़ी को लेकर बिलावल हाउस तक पहुंचे थे, साथ फिर हम भी पहुंचे, तो बीबी ने जब गाड़ी से उतरते ही उनके हाथ में तस्वीर थी। अच्छा। तो हमने देखा कि उन्होंने अपने लोगों की किस तरह फिक्र की, उनकी आंखें नम थीं। और उस वक्त जब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्ट थे, तो शाह महमूद कुरैशी जब बिलावल हाउस में इन हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब इन हुए, मखदूम साहब आए और पार्टी की और बहुत बड़ी लीडरशिप जो ग्रेजुअली बिलावल हाउस बीबी के पीछे पीछे पहुंची, तो बीबी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया उनसे। बीबी ने कहा, यहाँ मेरे पास क्या करो, मेरे लोग जख्मी हैं, अच्छा, मेरे लोग शहीद हो गए हैं, जाओ उनसे पूछो, शहीदों की फैमिलीज के पास जाओ, जख्मियों को पूछो कि उनकी हालात क्या है। यानी कि उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड जी खातून बिल्कुल। थी। और फिर एक वाकया और मैं आपको बताऊं कि उसी धमाके के बाद जब बीबी जिना हॉस्पिटल से वापस बिलावल हाउस आई थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक सहाफी ने एक सवाल किया। सहाफी ने कहा कि मोहतरमा ये बताइए कि रहनुमा और लीडर में क्या फ़र्क होता है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि रहनुमा जो होता है वो रहनुमाई करता है, और मैं समझती हूँ कि मैं अगर कोई ऐसा वक्त आया और मुझे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा, तो मैं आप साबित करूंगी कि मैं रहनुमाई करते हुए आगे हूं और अपनी जान का नजराना पहले पेश करूंगी। अपने कारकुनों से नहीं कहूंगी कि वो अपनी जान का नजराना पेश करें, जैसे मेरे बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। तो लीडर जो होते हैं वो शायद मुल्क से फरार भी हो जाते हैं और जो है ना अपने जिला वतनी की जिंदगी भी गुजारते हैं, लेकिन मैं चूंकि अपने जिला वतनी की जिंदगी खत्म कर कर आई हूँ, एक डिक्टेटर के दौर में, जनरल मुशर्रफ का दौर था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सब जानते हैं। ओपन थ्रेड थे उनको, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगी। तो मैं साबित करूंगी कि मैं एक रहनुमा हूं और मैं मुझे मौका मिला तो मैं अपने वर्करों से पहले अपनी जान का नजराना पेश करूंगी। और मैं समझता हूं कि फिर वो 27 दिसंबर का जब वाकया हुआ, तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो कभी भूले नहीं जाती। बिल्कुल, ये बात तो सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मतलब शेरों की तरह मुकाबला किया। और खैर, अभी जो फर्दर आपकी पार्टी में क्या इकदामात कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे अभी रिसेंटली अगस्त में स्पेशल असिस्टेंट फॉर चीफ मिनिस्टर सिंध बनाया है। अच्छा। और मैं ज़िला शर्की का सदर भी हूँ, तो जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो अफेयर्स हैं, इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 29 लाख है। अच्छा। तो ये जो ज़िला है ये बहुत बड़ा ज़िला है और कराची का बड़ा इम्पोर्टेड ज़िला है। तो इसके जो भी तरक्याती कामों के हवाले से, जो इश्यूज के हवाले से और अवामी खिदमत के हवाले से जो काम हम कर सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ अपॉइंट किया और हम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको मतलब इतनी बड़ी आबादी है, तो मोस्टली किस तरह के आपको मतलब केसेस आते हैं? ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? कराची में जो इश्यूज हैं वो ज्यादातर जो हैं वो पानी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो साफ पानी नहीं है, जी, सीवरेज से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, घरों में भी पानी नहीं आता। जी, यहाँ पर देखिए पानी की किल्लत तो है। पानी की किल्लत सिर्फ कराची में नहीं है, मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे में है। और चूंकि आपको पता है पानी का जो तकसीम कार इदारा है वो यहाँ नहीं है, वो आपके सूबे पंजाब से चला आ रहा है। अच्छा। तो फेडरल का ये निजाम है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं मैं जाके जरा पंजाब में पानी? जी, फेडरल देखिए, फेडरल के कंट्रोल में होता है। और पानी की किल्लत के हवाले से कई बार वजीर आला सिंध ने इस पर एहतजाज भी किया है कि हमारे हिस्से का पानी हमें दिया जाए। तो यकीनी तौर पर कराची, देखें कराची की एक प्रॉब्लम ये है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। बिल्कुल। और कराची की अब तक आमतौर पर पॉपुलेशन जो है वो कोई कहता है 2.5 करोड़ है, कोई कहता है 3 करोड़ है। सेंसस में इसको गिना नहीं गया मुकम्मल तौर पर। जब आप अपनी आबादी को ठीक से गिनेंगे नहीं तो उसके मसाइल का हल कैसे करेंगे? क्योंकि कराची के अंदर मतलब मैंने देखती हूँ बहुत सारी चीजें हैं कि लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। कराची इज लाइक अ मॉम, यू नो, हर एक को बिल्कुल ऐसा है। कराची गरीबों की माँ है। और इस शहर की देखिए, मैं अगर बात कंप्लीट करूं तो इस शहर में जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, देखें ये अगर आप किसी और पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएं तो आपको मोस्टली जो है, जैसे फॉर सपोज आप पंजाब चले जाएं तो मोस्टली आपको लोग पंजाबी बोलते हुए, पंजाब से ताल्लुक रखते हुए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप केपी चले जाएं तो मोस्टली आपको पख्तून मिलेंगे या केपी से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलेंगे। और बलूचिस्तान चले जाएं तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन कराची एक वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम कौमियतें नहीं, मतलब सिंधी, बलोच, पठान, बिल्कुल हर जबान के लोग हैं यहाँ पे, कश्मीरी, गिलगिती, सराइकी। और ये नहीं, बात यहाँ भी नहीं खत्म हुई, यहाँ पर अगवानी भी है, यहाँ पर बंगाली भी है। तो जिस भी शहर में इतनी मुख्तलिफ किस्म की कौमियतें आबाद होंगी तो वहाँ पर इश्यूज बिल्कुल जन्म लेते हैं। और फिर हर कौम का अपना मिजाज है, हर कौम का अपना रहन सहन का स्टाइल है। और कराची में देखें, सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी हमेशा से, और कराची का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर देखें मुल्क में किसी भी मुल्क के किसी भी एरिया में ज़लज़ला आता है या सैलाब आ जाता है, अगर पूरे सिंध में कहीं सैलाब की सूरत हाल होती है
तो लोग कराची में आकर आबाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर अनडिसिप्लिन आबादियां जो हैं वो आबाद हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। और चूंकि पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब आवाम की बात करती है, रोटी कपड़ा मकान की बात करती है। जब कोई घर अपना बनाता है, छोटा मोटा कोई झोपड़ी या कोई छोटा मोटा घर बनाता है, तो पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये होता है कि चले जी अब आबाद हो गए हैं तो जी इनको रहने दिया जाए, इनको बसने दिया जाए। तो प्रॉब्लम्स तो है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है। कराची शहर में बड़े प्रॉब्लम की वजह ये भी है कि बड़ा शहर है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं कहीं अनडिसिप्लिन आबादियां भी हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको नहीं लगता जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मिली थी तो तब उस हुकूमत के दौर में उन्होंने क्या इकदाम किए इस कौम के लिए? कराची वालों का यही एक गिला जो है वो आप लोगों के साथ बनता है। कराची का मैं बताऊं, कराची का गिला बिल्कुल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, कराची की जो हिस्ट्री है वो बड़ी खतरनाक है। 35-40 साल तक फेडरल में जो भी इक्तदार में रहा फेडरल में, यहाँ पर एक सियासी जमात है जिसका नाम MQM है, और चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक्तदार हो, चाहे जनरल ज़िया का इक्तदार हो, चाहे नवाज शरीफ साहब का इक्तदार हो, चाहे जनरल मुशर्रफ का इक्तदार हो, चाहे PTI का इक्तदार हो, किसी का भी इक्तदार हो, वो फेडरल के साथ जुड़े रहे हैं, और फेडरल भी उनके बहालत मजबूरी उनको जुड़े रखता था। मुझे भी याद है कि एक मीटिंग थी 2014 में मेरी। लेकिन उनका गिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनता है ना। आप कहते हैं कि जब कराची शहर 3 मिनट के नोटिस पे बंद हो जाता था, कराची शहर में उस सियासी जमात का एक अगर कारकुन शहीद हो जाता था या कत्ल कर दिया जाता था तो जवाब में 100 लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। कराची शहर में 100 लोगों के कत्ल के साथ 150-200 गाड़ियां जला दी जाती थी। 12 मई का वाकया कराची शहर में एक ऐसा वाकया कि जिसने साबित किया कि कराची शहर किस तरह इनके कंट्रोल में है, और उस वक्त पता नहीं क्या हालात थे, क्यों लोग लेकिन ये तो सारी एक हिस्ट्री हो गई ना, ये तो सारी बातें पिछले 5 साल से कराची शहर आजाद है। बिल्कुल। और पिछले 5 साल से कराची शहर में बहुत डेवलपमेंट हम हिस्ट्री को नहीं छेड़ेंगे ना, हम मौजूदा हालात पे बात जी 5 साल की मैं बिल्कुल कहूंगा कि 5 साल में कराची जो है सियासी तौर पर आजाद हुआ है, सियासी फजा इसकी बेहतर हुई है, लोग यहाँ सुकून का सांस लेने लगे हैं, आजादी से सियासत भी करने लगे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हक में हो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, सबको आजादी हासिल है, अपनी राय का हक हासिल है। तो इस 5 सालों में मैं समझता हूँ कि कराची डेवलप भी हुआ है, कराची के बहुत सारे मसाइल हल भी हुए, लेकिन खत्म नहीं हुए। टाइम है, बड़ा शहर है, ठीक करने में वक्त लगता है, 35-40 साल का बिगाड़ है, अब वो ग्रेजुअली ठीक हो रहा है, और उसका नतीजा भी हमें नजर आ रहा है। देखिए इसका नतीजा हमें क्या नजर आता है, हम कहते हैं आवाज़ खल्क को नकार है खुदा समझो। पैमाना क्या है कि आपको कराची के अवाम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। तो NA 249 का भी इलेक्शन हुआ था, बल्दिया वाला बाई इलेक्शन, जो जहाँ से फैसल वाउडा साहब MNA बने थे। पीपल्स पार्टी 2018 में वहाँ 7th नंबर पर थी। जब इस बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वहां से इलेक्शन जीती और PTI और MQM 6ठी पोजीशन की लड़ाई लड़ती रही, तो मैं इसको पैमाना समझता हूँ। कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुआ कराची में, पीपल्स पार्टी के पास 2015 में सिर्फ 3 सीट्स थी, अभी 13 सीट्स हैं। सही। तो पीपल्स पार्टी ने ग्रो किया। बिल्कुल। इट मींस के कराची के शहरियों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करना शुरू किया। तो इसी को मैं समझता हूँ कि यही पैमाना है। इसी को आप समझ लें कि अवाम ने, मतलब आपको लगता है ये आपकी अचीवमेंट है? जी बिल्कुल, हमारा ये, और आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे पीपल्स पार्टी कराची में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हुकूमत को एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहता हूं कि बहरानी हुकूमत है। सही। अब ये बहरानी हुकूमत कैसे है, ये उमरानी नहीं है, बहरानी हुकूमत है। ये बहरानी हुकूमत, ये शायद ये बहरानी हुकूमत ना होती, लेकिन महंगाई के जोर ने इतना मतलब जोर पकड़ लिया है महंगाई ने कि अवाम जो है वो इसको बहरानी हुकूमत मानने के लिए तैयार हो गई है ना। देखिए जी, हम फिर वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे पास 200 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम है। आज एक इस्तीफा और देखा है आपने, वो शहजाद अकबर साहब का। बिल्कुल। इस तरह तो आपको पता है किसी भी पार्टी में इस तरह तो होता ही रहता है। वो कहते हैं कि घर में बर्तन भी पड़े हों तो आपस में टकरा ही जाते हैं। देखिए मतलब ये तो बर्तन नहीं टकरा रही है, अपने सर पीट रहे हैं आपस में कि हम करें तो करें कि नहीं, समझ कुछ नहीं आ रहा। और पीपल्स पार्टी की लीडर ने पहले ही कहा था कि सिलेक्टेड लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है। आपको याद होगा जरदारी साहब ने कहा था जी ये खुद ही करेंगे। बिल्कुल जी, हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, तो व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और मोहम्मद इकबाल सांद साहब के साथ बड़ी अच्छी और बड़ी हैवी किस्म की चिट चैट चल रही है। सर मुझे ये बताएं कि पीडीएम का क्या रौला पड़ा था? पीडीएम से एक दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटर हुई, फिर उसके बाद क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको ठीक करूँ मोमिना, पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटर नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की बुनियाद रखी थी। अच्छा, आपको याद होगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉल की थी, जिसमें तमाम सियासी जमात को मदऊ किया गया था। पीडीएम आप लोगों ने ही मतलब उसका एक वजूद अमल में लेकर आए, तो फिर आप लोगों ने ही क्यों छोड़ दिया? देखिए, मैं उसके बड़े सर्कमस्टांसेस हैं, वो बड़ी तवील बहस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बिलावल साहब ने और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जो पाकिस्तान में जितने भी बाई इलेक्शन होंगे, कुछ लोग इंतकाल कर जाते हैं, कुछ सीट्स खाली होती हैं, जो एमएनएज एमपीएज जो बाई इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो है हमें जो है हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून का स्टांस ये था कि जी हमें किसी भी बाई इलेक्शन का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये फैसला हुआ कि जनाब बाई इलेक्शन में जाना चाहिए, अक्सरियत लोगों ने ये फैसला किया। अच्छा, नतीजा क्या निकला? पूरे पाकिस्तान में मोमिना 10 बाई इलेक्शन हुए, जिसमें से 9 बाई इलेक्शन जो है अपोजिशन जीती और एक पीटीआई जीती, यानी कि 90% जो है अपोजिशन ने कामयाबी हासिल की। तो वहां पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ था वो सही साबित हुआ। फिर एक इजलास हुआ, उस इजलास में उसकी भी एक रीजन थी ना कि महंगाई काफी बढ़ गई थी और लोग जो है थोड़े से वो हो गए थे, यानी कि प्रूफ कर रहे थे ना कि लोग जो है पीटीआई को पसंद नहीं करते। पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ तो नून लीग ने कामयाबी हासिल की, सूबे सिंध में हुआ तो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, केपी में हुआ तो पीपल्स पार्टी को भी कामयाबी मिली और नून लीग को भी कामयाबी मिली, बलूचिस्तान में भी हुआ तो भी जमीयत उलमा इस्लाम को कामयाबी मिली। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इनको मुस्तरद करना शुरू कर दिया। तो पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ था वो दुरूस्त साबित हुआ। और आपने देखा होगा केपी में बल्दियाती इलेक्शन में भी पीटीआई को शिकस्त हुई। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ था वो ठीक था। जहां पर नाराजगी या इख्तलाफ हुआ, जो मैं समझता हूँ, वो ये था कि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि इस्तीफे दें, हम चाहते थे कि इस्तीफे दे दिए जाएं, लेकिन पहले जो है वो इन हाउस तब्दीली की बात की जाए, नंबर्स गेम किया जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए और एहतजाज किया जाए। आप पूरे वो साथ चलना चाह रहे थे और हम कहते थे कि इस्तीफा जो है वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर यूज किया जाए। इनकारी हम भी नहीं थे इस्तीफे से, लेकिन नून लीग का कहना था जी इस्तीफा पहला ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन नून लीग के जो मतलब हेड तो वो तो यहाँ पे थे ही नहीं। तो जरदारी साहब ने कहा ना, आज हम सब मिलकर इस्तीफा देते हैं, आप भी इधर आ जाए, दवादम मस्त कलंदर करते हैं, मियां साहब आ जाते तो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते, मजा आता। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का मौकिफ देखें दुरुस्त साबित हुआ, पीपल्स पार्टी और पीडीएम को अलग हुए काफी अरसा हो गया, आज भी पीडीएम ने इस्तीफे नहीं दिए। इट मींस के पीपल्स पार्टी का मौकिफ एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ। तो हम तो कह रहे थे कि इस्तीफे ना दें, लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, एहतजाज की तरफ जाएं, इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएं। देखिए, सेनेट में जब हम एक पेज पर थे तो यूसुफ रजा गिलानी से ये हुकूमत हिल गई थी उनकी कामयाबी से, तो परेशान हो गए थे। तो जब आप एक पेज पर होते हैं तो आप अपने मुखालिफ का मुकाबला अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के जहन में पता नहीं क्या बात थी, इस्तीफे का उन्होंने जोर दिया और आज तक खुद भी इस्तीफे नहीं दिए। नहीं, तो जब आप लोगों ने इस पार्टी का एक बुनियाद रखी तो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने आपका साथ देना क्यों छोड़ दिया? देखिए, आपको याद होगा हमारा इख्तलाफ इस बात पर नहीं हुआ था मुस्लिम लीग नून नहीं माने या हम नहीं माने, आपका इख्तलाफ, लेकिन हमारा इख्तलाफ इस बात पर हुआ था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इख्तियार हासिल नहीं था कि वो पीपल्स पार्टी को या अवामी नेशनल पार्टी को शोकाज नोटिस देते, जिन्होंने पीडीएम की बुनियाद रखी। तो उन्होंने यहाँ से जो है इख्तलाफी नोट जो है ना लगा दिया और चीजों को खराब किया, डिस्टर्ब करना शुरू किया। अब उसके मकासद क्या है तो वही बता सकते हैं। नहीं, तो अभी जो है आपको पता है नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है माशाल्लाह से मरियम साहबा बहुत ज्यादा वो करती फिर रही हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी अच्छी बात है, उनकी और उनके चचा की सियासत एक है या फिर ये दोनों अलग-अलग? देखिए, ये सवाल तो मुस्लिम नून के किसी शख्स से पूछे तो समझ आता है, लेकिन हमें तो लगता है गुड कॉप बैड कॉप की सियासत हो रही है। मरियम कभी अग्रेसिव हो जाती है, कभी उनका ट्विटर खामोश हो जाता है, कभी शहबाज शरीफ ठंडे हो जाते हैं, कभी कहते हैं जी आ जाओ बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मिली जुली सियासत उनकी हो रही है। अलग करे कि वो हुकूमत के खिलाफ सीरियस हो, हम तो सीरियस हैं। देखें, पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है मोमिना कि जिन्होंने महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में अगर एहतजाज किया तो पीपल्स पार्टी ने किया, गैस की बंदिश के खिलाफ किया, महंगाई के खिलाफ किया, और आज ही हमने किसान मार्च भी किया। यानी कि किसानों को जो यूरिया खाद के हवाले से उनको जो तकलीफ है, जो परेशानी है, किसानों से इज़हार यकजहती के लिए आज चेयरमैन ने हैदराबाद में एक खिताब किया, बहुत बड़े इज्तिमा से कराची में मुजाहरा हुआ और पूरे पाकिस्तान में इस किसानों से इज़हार
फीसदी के लिए मुजाहरे भी अगर कोई कर रहा है तो वो पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए हम इश्यूज की सियासत कर रहे हैं, हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, हम गैस की किल्लत पर बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बात कर रहे हैं, हम मईशत की तबाही पर बात कर रहे हैं, हम गरीब आवाम की बात करें जो इस दौर में पिस चुकी है। तो वाहिद पार्टी है जो सिर्फ इश्यूज पर बात कर रही है, इश्यूज पर एहतजाज कर रही है, और हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन जब आपके पास हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने हुकूमत के मतलब साल पूरे किए हैं, उस वक्त ये सारी चीजें क्यों नहीं लाए अमल में लाई गई? क्योंकि आज अगर उस वक्त वो चीज हो जाती, आज आपको लगता है कराची का ये हाल ना होता? देखिए कराची का हाल आपको लगता है, मैं समझता हूँ कि कराची, फिर मैं कहूँगा कराची बहुत बड़ा शहर है, और कराची पिछले 5-6 सालों में पीपल्स पार्टी ने यहाँ बहुत डिलीवर किया है। पिछले कई सालों में मजबूरियां रही होंगी जो हुक्मरान थे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सियासी जमात मुसल्लत थी जो शायद इस शहर को डेवलप करना ही नहीं चाहती थी। तो अभी बेहतरी है, और मैं देखिए फिर मैं कहूँगा पैमाना क्या है, पैमाना है आवाम का वोट। अगर कराची के आवाम हमसे मुतमईन होंगे तो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। अगर हमने परफॉर्म किया होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं किया होगा तो भी आ जाएगा। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आप पर लोग एतमाद करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफी जगह से सीटें जो है वो जीत ली। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कराची के लोगों का एतमाद हम पे बढ़ता जा रहा है। कराची पीपल्स पार्टी में कराची के हर मकतब फिक्र के लोग शामिल हो रहे हैं, हर हल्के से शामिल हो रहे हैं, हर सियासी जमात के कारकुनान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी तेजी से कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यू जारी है, और मैं समझता हूँ कि ये निशानदेही होती है कि लोग आपको पसंद करें। तो कहीं ना कहीं हमने परफॉर्म किया है तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आगे फर्दर जो है वो आप क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी को और आगे और बेहतर बनाने के लिए, या आगे क्या इक़दाम हो रहे हैं? पॉलिटिकल वर्कर तो है, वो फुल टाइम जॉब है, सियासत जो है वो फुल टाइम जॉब है, और पॉलिटिक्स में जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, और देखिए 100% तो कभी भी डिलीवरी कोई भी नहीं कर सकता, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिलीवर करना 100% इतना आसान नहीं है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कौमियतें आबाद हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं, और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें भी हैं। तो आपको पता है यहाँ अपोजिशन का बड़ा सख्त सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुल्क में जब भी डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है तो अपोजिशन का सामना शदीद होता है। जब आपको पता है मुल्क में अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फिर डिक्टेटर की हुकूमत होती है, जैसे जनरल जिया की थी या जनरल मुशर्रफ की थी, तो लोगों को उस तरह आज़ादी नहीं होती हक राय दही की, ये बात करने की, जिस तरह जमहूरी हुकूमतों में होती है। तो यकीनी तौर पर सियासत जो है भुट्टो साहब के ज़माने से आज तक पीपल्स पार्टी डिलीवर करने की बात करती है, अवामी सियासत की बात करती है, और हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल जी, यहीं पे हम जो है इन बातों को जो है अब क्या कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं अल्लाह करे आप और आगे जाएं, और आने वाले वक्तों में आपकी पार्टी जरूर इक़्तिदार में आए। इसी दुआ के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं और हम चलते हैं जरा शो को नॉर्मलाइज करते हैं। बचपन मुझे बताएं कहाँ गुजरा आपका? देखिए मेरी पैदाइश कराची में हुई, और मैं कराची के इलाके कुरंगी से मेरी रिहाइश थी, और वहीं पला बड़ा, वहीं मैंने जो कॉलेज लाइफ वहीं तक की, और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए गुलशन इकबाल में। तो अब यहाँ रहते हैं कराची के शहर में, शहर गुलशन इकबाल में। तो कुरंगी में जाहिर है एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक है मेरा, और वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से भी ताल्लुक है, और वो जो कुरंगी जो है मोस्टली मिडिल क्लास पॉपुलेशन ही है वहाँ पे। तो वहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ पला बड़ा, वहाँ खेल कूद किया, वहाँ दोस्त हैं, बड़ी यादें हैं अपने पुराने इलाके से। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो कॉलेज में आप का को एजुकेशन था या फिर लड़कों का कॉलेज? नहीं, मैं डिग्री कॉलेज बॉयज में था। बॉयज में थे? हाँ जी बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी कहाँ से थी आपकी? मैं कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन है। कराची की यूनिवर्सिटी में तो मोहब्बत हुई होगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी इन चक्करों में पढ़े ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला इतना। ये बात तो बड़ा सियासी किस्म का जवाब दे रहे हैं। सच यही है, क्योंकि बहुत सही एज में जो है एंगेजमेंट हो गई। मेरे ख्याल है कोई 18 और 19 मेरी एज थी। अच्छा। तो उसमें एंगेजमेंट हो गई, कजन्स हैं, वाइफ मेरी खालाजात हैं, तो कजन्स में एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई 24 साल की उम्र में, इतना मौका ही नहीं मिला। सही। तो आप चाहते थे कि आपको ऐसा मौका मिले? और देखिए जब आपके लाइफ पार्टनर अच्छा होता है तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके अंदर ये चीज थी कि इस तरह रैलियों पे जाना, या फिर इस जज्बे को? देखिए मैं तो बचपन से, मैंने कहा ना 12 साल की उम्र से वालिद साहब ने इसका नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने इस तरह की एक्टिविटीज? हाँ बिल्कुल। देखिए जहाँ लांडी कॉलेज डिग्री की बात है, वहाँ मैं स्टूडेंट PSF में था, बट वहाँ पे पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि शायद कराची के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि किसी और सियासी जमात का काम आप खुल के कर सके, क्योंकि आए दिन सियासी कत्ल गारतगिरी यहाँ होती थी। तो हम छुप छुपा के बच बचा के थोड़ा बहुत काम करते थे पार्टी का, बिल्कुल करते थे, लेकिन बहुत अपने आप को बचा के, क्योंकि हमने बड़ों से सुना यही था कि जान बचाना फर्ज है, सर सलामत तो पकड़ी हजार। तो हमने उसी पर अमल किया मैंने, और बहुत आराम से स्लोली। लेकिन जब कुरंगी से 99 में एक छोटी सी वारदात घर में हो गई थी,
वहां से घर शिफ्ट किया, गुलशन में आ गए, तो 2000 के बाद से खुल के पॉलिटिक्स की है, क्योंकि ये एरियाज कुछ निस्बतन बेहतर थे। तो बस यही है सिलसिला सारा। तो शादी आपने जो है कजन से की? जी जी, तो फुल अरेंज मैरिज। कजन के साथ अरेंज मैरिज कैसे हो सकती? देखा भी नहीं था? नहीं, देखिए अरेंज मैरिज से मतलब ये नहीं होता कि मैं लाइक कजन ने मुझे पसंद किया, मैंने कजन्स को पसंद किया, पेरेंट्स ने फैसला किया, हम इसी को अरेंज मैरिज कहते हैं। तो जाहिर है कजन थी, अंडरस्टैंडिंग फिर डेवलप हो गई, बातचीत होती थी। हाउ मेनी किड्स यू हैव? 5 बच्चे मेरे, माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मतलब बेटियां कितनी हैं? बेटियां मेरी 3 हैं, पहले 3 बेटियां हैं, उसके बाद 2 बेटे हैं, ट्विंस हैं। तो 5 बच्चों में से किसमें आपको अपना आप नजर आता है? मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम मोहम्मद है। वो मुझे लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि, और मेरी बेटी बड़ी वाली बड़ी क्रिएटिव है, वो मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे जो है, बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे मुझे लगता है कि इनमें मुझे अपना आप कहीं ना कहीं नजर आता है। मतलब आपको लगता है कि आपके मतलब ये लोग आएंगे पॉलिटिक्स में? जी जी, मुझे लगता है कि इनमें मुझे अपना आप कहीं ना कहीं नजर आता है। मेरा जो बेटा है मोहम्मद, मैंने कहा ना, वो इवन मेरे साथ अभी वो इस वक्त वो 9 इयर्स का है, और वो मेरे साथ उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ तक भी विजिट किया है उसने। इवन जो मेरे वालिद ने मेरे साथ किया है वो उसके साथ मैं कर रहा हूं। मतलब वही ना, आप वही कर रहे हैं, आप तारीख को दोहरा रहे हैं कि जिस तरह आपके वालिद साहब ने आपको परवान चढ़ाया, जी बिल्कुल, उसी तरह से आप अपने बेटे को आगे लेकर आना चाह रहे हैं। अच्छा, उसको शौक है, बेटे तो 2 हैं, एक को नहीं है। जैसे हम 3 भाई हैं, तो हम 3 भाइयों में मुझे ज्यादा शौक था, तो अब्बू भी मुझे ज्यादा एक्टिव रखते थे। तो मुझे बच्चों में भी नजर आता है कि मेरे जो 2 बेटे हैं उनमें एक में इंटरेस्ट मुझे नजर आता है और एक में नहीं नजर आता। 3 बेटियां हैं तो एक में मुझे नजर आता है इंटरेस्ट। ऑब्वियसली सबकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, और आजकल के बच्चे भी आपको पता है तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है, और मुझे समझता भी यही हूँ कि बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाना चाहिए। आप रोक ही नहीं सकते जी आजकल के बच्चों को, आप अपनी वैसे भी नहीं रोकना चाहिए। नहीं, आप आजकल तो रोक ही नहीं सकते आप, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक माइंड है, वो अपने लिहाज से चल रहे हैं। खैर, मुझे ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको? ईमानदारी से कहूँ तो मैं खाने में बावक्त ज़रूरत मुझे जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर पसंद की बात करें तो अम्मी मेरी कोफ्ते बड़े अच्छे बनाती हैं। अच्छा। तो अम्मी के हाथ के कोफ्ते मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कोफ्ते पसंद हाँ, कोफ्ते पसंद है। बिरयानी घर में बनती है, बहुत आइडियल बनती है बिरयानी। अगर कोई दोस्त मेरे आते हैं तो वो भी बिरयानी खाते हैं, इवन वो फरमाइश करते हैं कि जी अम्मी से कहें या भाभी से कहें बिरयानी खिलाएं। तो खुद कभी कुकिंग किया? नहीं, कभी नहीं। चाय बना लेता हूँ बस। चाय बनाई? बेगम के लिए बनाई है कभी चाय? हाँ बनाइए, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, दोनों में से आप में बर्थडे किसको याद रहता है, आपको या वाइफ? वाइफ को। वही याद कराती हैं आपको? इवन मुझे बच्चों का भी याद नहीं रहता, लाइफ इतनी मसरूफ हो गई है कि सच तो यही है कि मुझे याद नहीं रहता। याद नहीं रहता आपको। खैर, एनिवर्सरी भी वही याद कराती होंगी? बिल्कुल। तो कभी इस बात पे गुस्सा करती हैं? नहीं, कभी इस बात पे नहीं करती। अच्छा, अब मुझे सहूलत ये हो गई है कि उनकी अपनी बर्थडे होती है तो मैं अगर मिस कर जाता हूँ तो बच्चे कहीं ना कहीं मुझे रिमाइंडर दे देते हैं कि मम्मा को पापा याद रखिएगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। यानी कि बच्चे अब आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर कभी कोई दोनों में से भूल जाए, ऑब्वियसली आप ही भूलते हैं, तो वो कभी लड़ाई करती हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ। मतलब नाराज नहीं होती आपसे? नहीं, कभी कभी तो जाहिर है वाइफ है, कभी कभी तो आपको मुझे याद भी नहीं रही बर्थडे, अच्छा चलो ठीक है, इस तरह हो जाता है। नहीं तो इवन कोई बहुत ज्यादा हार्श नहीं होती है, गुस्सा नहीं होता, कभी इस तरह की कोई बात नहीं। नहीं, कभी आप दोनों में कभी लड़ाई हो जाए, आप भी गुस्से में हो, वो भी गुस्से में हो, तो दोनों में से सॉरी पहले कौन? अच्छी बात ये है कि उसको गुस्सा आता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, गुस्सा मुझे ही आता है। हो सकता है उसकी वजह ये है कि स्ट्रेस ज्यादा है मेरी लाइफ में, मसरूफियात ज्यादा है, बस तो वो उसको रियलाइज करती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा लकी हूँ इस मामले में, बड़ा खुशनसीब हूँ। मतलब अंडरस्टैंड करती हैं वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो मुझे सपोर्ट ना करें तो शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो। गाने किस तरह के सुनते हैं? देखिए, गाने वैसे तो लाइट सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी मूड पे डिपेंड करता है। जब कहते हैं चिल करने का मूड हो रहा है तो मैं पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं वो सुनता हूँ बड़े शौक से। पंजाबी गाने आपको पसंद है? जी बिल्कुल। पंजाबी गानों में सिंगर कौन सा अच्छा लगता है आपको? देखिए, पंजाबी गानों में मैं समझता हूँ कि अभी जो इंडियन सिंगर्स जो हैं पंजाब, और वैसे और आरिफ लोहार मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान से आरिफ लोहार बहुत पाकिस्तान। और वो आजकल वो एक और सिंगर है जिसने भी जो मिली नगमे भी गाए हैं, अच्छा उनका नाम है साहिर अली बग्गा। साहिर अली बगल, क्या बग्गा है क्या बग्गा? नहीं, ही साहिर अली बग्गा। बग्गा साहब जो हैं वो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह कहलाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं मोहम्मद इकबाल सांद साहब के साथ और बड़ी अच्छी और बड़ी मजे मजे की चिट-चैट करते हैं। सर आप पहले मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स में थे आप, जी, स्पोर्ट्स में क्या खेला आप? देखिए मैं वैसे तो प्रोफेशनली मैंने फुटबॉल खेली है अच्छा। और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। एज एन फास्ट बॉलर मैं बहुत अच्छा, जहाँ मैं रहता था वहाँ मुझे एज ए गेस्ट प्लेयर भी लेकर जाते थे। लेकिन फुटबॉल में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और फुटबॉल मैंने बहुत अच्छे लेवल पे खेली। मैं सिंध को मैंने जो है सिंध की टीम से मैंने जो है 2 बार खेला, अंडर 16 सिंध को रिप्रेजेंट किया जी, आपने? अंडर 16 और अंडर 19 खेला मैंने। और मैं फिर पीटीसीएल में मुलाजमत करता रहा, तो पीटीसीएल की टीम में भी मैं फुटबॉल खेलता रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में मेरी जॉब थी, तो वहाँ भी मैं फुटबॉल खेलता रहा। फुटबॉल बहुत अच्छी खेली और काफ़ी टाइम तक खेली। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में लोकली जो है ना तमाम सूबों में मुझे पहचाना भी जाता था। मतलब आपको बुलाया जाता था? बुलाया जाता था और मुख्तलिफ टीमों के साथ, बड़े बड़े क्लब्स के साथ, बड़े बड़े हमारे जो डिपार्टमेंटल क्लब होते हैं उनके साथ खेला। और मैंने कहा जब 99 में जब घर में डकैती की वारदात हो गई थी, तो उसमें एक डाकू के साथ मेरी थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई। तो अच्छा। तो एक पकड़ लिया मैंने, तो उसमें मेरा शोल्डर जो है डिसलोकेट हो गया। तो उसके बाद से मेरी स्पोर्ट्स जो है वो खत्म हो गई। वो फिर ऑब्वियसली अनफिट हो गए, तो अनफिट फिर हो उसके गया, बाद उसके बाद नहीं रही। उस डाकू को आपने और मारना था उसकी जी, वजह उसको से मैंने बंद भी करवाया जी, वो केस भी हमने फॉलो किया, उसको अच्छा। सजा भी हुई। हाँ हाँ। बस वो हो गया। लेकिन फिर उसके बाद वो छूट गया। देखिए सजा तो उसको मेरे ख्याल हो गई थी 5-7 साल लेकिन की। एज यूजुअल आपको पता है यहाँ पे तो छूट ही जाता बंदा। खैर, ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की आपने? देखिए मैं बहुत ट्रैवल किया है मैंने, बहुत आप कह लें कि यंग एज से मैं ट्रैवलिंग की है और पाकिस्तान का शायद कोई कोना बाकी नहीं है अच्छा। जो मैंने ना देखा हो। मतलब आपने पूरा पाकिस्तान देख जी लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शादी से पहले भी देखा, शादी के बाद वाइफ के साथ देखा, फिर बच्चों को लेकर गया, फिर मैंने अच्छा 5 बार मेरा इंडिया का टूर है। ओके। जी तो आप गए हैं 5 दफा? 5 बार इंडिया गया हूँ मैं बच्चों के साथ। अच्छा। और जब एक बेटी थी तब भी गया और जब 5 बच्चे हुए फिर भी गया। अच्छा। तो 5 बार। अच्छा, हिंदुस्तान से चूंकि ताल्लुक हमारा, मेरा रियासत जो इंडिया का सूबा गुजरात है, अच्छा। उसकी रियासत जूनागढ़ से हमारा ताल्लुक था। तो हमारा जो पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ तो हमारे बड़ों ने माइग्रेशन की। मतलब आपके फोरफादर्स वहाँ के थे? जी जी बिल्कुल। ओके। तो हमारे बड़ों ने माइग्रेशन की, तो जब कुछ लोग वहाँ रह गए तो उनसे मिलना मिलाना, जब तक हमारे जो रूट्स थे वो ओपन थे तो हम जाते थे। अब चूंकि बंद हैं तो हम नहीं जा पाते, दिल करता वहाँ पे है। आपके कुछ रिलेटिव्स जी हैं? बिल्कुल, कुछ नहीं, बहुत हैं। अच्छा। जी बहुत हैं। तो कभी वो लोग आए हैं जी पाकिस्तान? वो भी आते हैं। देखें काफी तवील अरसे के बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के रास्ते खुले तो मेरे वालिद और वालदा गए, तो वो आके जब उन्होंने कहानियां बताई कि जी हमें इस तरह रिस्पॉन्ड किया, इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, तो ऑब्वियसली फिर आप सुनते हो तो आपका दिल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारा भी दिल किया, फिर मैं और मेरी मिसेज और एक बेटी, तो उस वक्त तो फिर हम भी गए। तो उसके बाद हम जाते रहे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। जब हम वहां गए तो फिर वो लोग भी आते रहे। सही। जब तक रास्ते खुले थे तो आना जाना लगा रहा। अब चूंकि रास्ते काफी दिन बंद हैं तो नहीं जाना होता, लेकिन दिल करता है। अब तो बंद है। दिल उनका भी करता है, दिल हमारा भी करता है आने जाने के लिए। जाहिर है रिलेशन है, रिश्ते हैं। बिल्कुल, एक वो क्यूरियोसिटी होती है कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहे हैं वो जगह देखने। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात यह मुमिना कि मेरी शादी के बाद जो मेरा पहला सफर था वो हज का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला सफर जो है वो हज का किया। सही। उसके बाद एक बच्चा था तब उम्रा किया, 2 हुए फिर किया, 3 हुए फिर किए। इसी तरह मेरे बच्चों ने भी सबने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के घर की जियारत की है, रोजा रसूल की जियारत की है। बिल्कुल जी, ये तो अल्लाह का घर है और वो जिसे बुलाता है वही इंसान जाता है। उसके अलावा, इंडिया के अलावा आप आउट ऑफ कंट्री मतलब और भी कहीं गए हैं? जी मेरा दुबई का काफी विजिट रहा। मैं अजरबैजान, मतलब अभी तक आप वर्ल्ड टूर कर चुके हैं? नहीं वर्ल्ड टूर तो नहीं, कि अजरबैजान मेरा जाना रहा। यानी कि आगे फर्दर आप वर्ल्ड टूर करना चाह रहे हैं? टर्की से मैं रिसेंटली कुछ अर्से पहले ही वापस आया हूँ। अच्छा। तो घूमने फिरने का शौक बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाइफ और बच्चों का भी साथ में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब सबको शौक उनको भी बहुत शौक है? उनको भी बहुत शौक है, और जाहिर है जब मुझे शौक है तो उनको भी शौक है। फिर आप कि देखें फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं कोशिश करता हूँ जब मुझे दोस्तों के साथ जाना होता है दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, फैमिलीज को फिर टाइम देता हूँ। फिर होता यही है कि साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि मैं बच्चों मतलब को आप जरूर रखते हैं कोई टूर बाहर का। मुझे ये बताएं, मोहम्मद इकबाल सांद जो है उसको इतना अरसा हो गया, एक्चुअली वो बंदा है क्या? अपने आप को डिस्क्राइब करें। मैं क्या कहूँ,
मुझे अपने बारे में कुछ कहें। देखिए मुझे तो सिर्फ What kind of person मोहम्मद साद इकबाल क्या है? मुझे मसरूफ रहना ज्यादा पसंद है। अच्छा, काम करना ज्यादा पसंद है। बिजी रहते हैं ज्यादा? जी बिजी रहता हूँ। फारिग लोग मुझे अच्छे लगते नहीं है और फजूल बात करने वाले भी मुझे ठीक नहीं लगते। ओके। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि लोग फोन पे बात करते हैं और तवील गुफ्तगू करते हैं, मैं कहता हूँ कम टू द पॉइंट यार, काम की बात करो। तो ये थोड़ी मतलब आप कहते हैं कि बात को ज्यादा ड्रैग मत करो, काम की बात करें। जो आपने मुख्तसर बात करें। देखिए टाइम की कदर करना भी बड़ा जरूरी है। जो मैं समझता हूँ कि जिसने टाइम की कदर नहीं की, फिर टाइम ने उसकी भी कदर नहीं की। उसकी कदर नहीं करता। तो इस तरह मैं काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। बिजनेस बहुत सारे मैंने अपने किए हुए हैं, छोटे छोटे, तो उसमें भी इन्वॉल्व रहता हूँ और बस अपनी रोजी भी करता रहता हूँ साथ साथ। तो कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मसरूफ रखूं और लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि जितना ज्यादा मसरूफ होंगे उतना ज्यादा आप जो है ना गॉसिप से बचेंगे, फजूलियात से बचेंगे, चीजों से बच जाते हैं। तो मसरूफ रहना भी मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा अमल है इंसान को अपनी लाइफ में। और मैं समझता हूँ कि बाज दफा मुझे ये परेशानी जरूर होती है कि मैं अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख पाता। तो इसका मुझे अफसोस रहता है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। कोशिश करूंगा और काफी दिनों से प्लान करता हूँ कि मैं जिम करूं, कुछ एक्सरसाइज शुरू करूं, कोई वॉक शुरू करूं, करता हूं, फिर टाइम नहीं मिलता। पर इस तरह की चीजें मेरे साथ जुड़ी रहती हैं। मतलब इतने सालों से आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, कोई एक ऐसा काम रह गया है जो आप अभी चाहते हैं कि मुझे ये करना है? देखिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर कभी मुझे मौका दिया तो मैं शहर कराची में पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही रहता हूँ, तो मैं कराची के इश्यूज को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे, चाहे वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए ही करे, तो मैं उसको डेवलप करूं, उसके मसाइल को हल करूं, उसको ठीक करूं। देखें मैं समझता हूं कि जहां जहां आपके पास जो पोजीशन है, अगर उस पर आप अपना काम ईमानदारी से करें तो चीजें ठीक हो जाती हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, हर कोई अपना काम ईमानदारी से करे तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। और मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे कभी मौका मिला चीजों को और बेहतर करने का, मुझे कोई अथॉरिटी मिली कि मैं चीजों को डिसाइड कर सकूं, तो मैं सबसे पहले तो कराची के मसाइल को हल करने पे जो है ना ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जिंदगी में ये एक काम रह गया है कि आप कराची के मसाइल को हल करना चाह रहे हैं। जी मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है। आपके साथ टाइम का पता नहीं चला, मेरे शो का वक्त होने जा रहा है खत्म, लेकिन जाने से पहले आप हमारी यंगस्टर्स को, हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो यूथ को ये कहूंगा कि अपनी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, एजुकेशन को टाइम दें, और जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को मसरूफ रखें और अपने गोल सेट करें कि आपने लाइफ में करना क्या है। एवं लाइफ को ना गुजारें जी बस जा रही है और चल रहा है, गुजारा हो रहा है। तो अपने गोल सेट करें और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें और उसमें ईमानदारी के साथ इन्वॉल्व होंगे तो कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल जी, सिंसेरिटी अगर किसी भी चीज में नहीं है तो फिर वो चीज बेवकत और बेमायनी होती है। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।